आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चे, आपको मालूम है हम लोग PYQ एनालिसिस कर रहे थे और उसी सीरीज में आज हमने एक शिफ्ट पिकअप की है जो है SSC CGL 13 सितंबर 2024 को जो शिफ्ट 3 में पेपर आयोजित हुआ। और मैं एक बात जरूर इस शिफ्ट के लिए बोलना चाहूंगा कि वन ऑफ द मोस्ट ईजिएस्ट ऑफ शिफ्ट्स, मतलब इतनी सारी शिफ्ट्स का एनालिसिस हमने ऑलरेडी देखा है और बाकी भी है कुछ का, लेकिन जो हमने ऑलरेडी देख लिया, आपको वीडियोस भी प्राप्त हुई हैं, उनमें मैंने कभी भी ये स्टेटमेंट नहीं बोली। लेकिन मैं इसमें ऐसा क्यों बोल रहा हूं, आज आप भी फील करेंगे बहुत इजी ये शिफ्ट थी। चलिए तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले वर्ष 1791 में हिंदू कॉलेज की स्थापना कहाँ की गई? बहुत ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन। मतलब देखो, PYQ से एक फायदा तो ये होता है कि आपको पता चलता है कहां से पढ़ना है, कहां से नहीं पढ़ना, कौन से टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा डायरेक्ट एडवांटेज तब हो जाता है जब कोई क्वेश्चन डिट्टो रिपीट हो जाए, जैसा ये। मतलब ऑलरेडी CGL ने 2 से 3 बार ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो अगर आपने PYQ से पहले लगाए होते, 2024 से पहले के लगाए होते और 2024 का पेपर दे रहे होते, तब तो ये क्वेश्चन बहुत आसानी से बनता। तो इसलिए PYQ का एक डायरेक्ट एडवांटेज है। तो ये मैंने भी अपने एनालिसिस में कई बार ये क्वेश्चन करवाया कि जोनाथन डंकन ने 1791 में स्थापना किया संस्कृत कॉलेज का। ठीक है, तो जोनाथन डंकन इसका एकदम सही जवाब है। तो जोनाथन डंकन ने हिंदू कॉलेज, संस्कृत कॉलेज 1791 में स्थापित कर दिया। ठीक है, और फिर हम देखते हैं कि इसके अलावा ऐसा नहीं है कि यह स्थापना सिर्फ इसलिए की गई है कि भाई हिंदू कॉलेज या संस्कृत कॉलेज की स्थापना कर रहे हैं, नहीं। यहां पे जो भी उनको लग रहा था कि भाई सब्जेक्ट्स हैं, यानी उनके लिए प्रजा है, तो उनके लॉस को, उनके कानून को पढ़ने के लिए उनने ये कॉलेजेस की स्थापना की है। अब उनको मालूम है ब्रिटिशों को कि मुस्लिम्स, हिंदूस यही है ना अधिकतर पॉपुलेशन, तो आप जब तक अपनी प्रजा के, जब तक आप अपनी पॉपुलेशन के सब्जेक्ट्स के लॉस को नहीं जानते हो, कानून को नहीं जानते हो, तो आप कैसे उन पर शासन करोगे? इसलिए संस्कृत कॉलेज या हिंदू कॉलेज खोला गया 1791 में जोनाथन डंकन के द्वारा। और इसके अलावा कैलकाटा मदरसा खोला गया वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा इस्लामिक लॉ को पढ़ने के लिए। तो यह बात भी मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि वॉरेन हेस्टिंग्स ने इस्लामिक कानून की पढ़ाई के लिए कैलकाटा मदरसा खोला 1780 में कलकत्ता में, और 1791 में 11 साल बाद संस्कृत कॉलेज, हिंदू कॉलेज। आइए आगे बढ़े। गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए? अगेन बहुत इजी क्वेश्चन। तो बात है 1930 की। बेटा 1930 का हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, जब भारत में सविनय अवज्ञा या सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट गांधी जी के नेतृत्व में शुरू हुआ। एम था कि पूर्ण स्वराज हासिल करना है। कैसे हासिल करना है? ब्रिटिशों के कानून तोड़ो ताकि ब्रिटिशों पे दबाव बने कि वो हमको पूर्ण स्वराज दें। अब गांधी जी ने ये शुरू कर दिया है, कई सारे लॉस टूट रहे हैं, जैसे टैक्स लॉ, कई लोग टैक्स नहीं भर रहे हैं, जिनकी जमीन है तो भू राजस्व, तो जो उनका टैक्स बनता है लैंड टैक्स, वो नहीं दे रहे हैं। कई सारे फॉरेस्ट टैक्स तोड़ रहे हैं, यानी फॉरेस्ट टैक्स का मतलब है कि रिजर्व प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट से लकड़ियां काटने पर प्रतिबंध था, लेकिन लोग वो भी लॉ तोड़ रहे हैं, लकड़ियां काट के ला रहे हैं। अब हुआ क्या कि इसी टाइम पे 1930 में नवंबर से शुरू होती है फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो बेटा पहली गोलमेज सम्मेलन, तो ये ब्रिटिशों ने लंदन में आयोजित की थी। इसका उद्देश्य था कि भाई भारतीयों को बुलाओ और उनसे ही पूछो कि किस प्रकार का उनको रिफॉर्म्स चाहिए। लेकिन कांग्रेस ने इसमें ऑब्वियस सी बात है हिस्सा नहीं लिया, क्योंकि कांग्रेस यहां पे सिविल डिसोबीडियंस चलाए हुए, यानी विरोध कर रही है। दूसरी तरफ आप बातचीत थोड़ी ना करोगे, एक साइड विरोध एक साइड बातचीत, तो ऐसा तो होगा नहीं। तो कांग्रेस ने पहले गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया ही नहीं। और तब जो उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे रैमसे मैकडोनाल्ड, भाई उनका ये कंक्लूजन था कि जो सबसे बड़ी पार्टी है कांग्रेस, जब वही पहले गोलमेज सम्मेलन में नहीं है, तो हम लोग जो भी डिसाइड करेंगे, जो भी डिस्कशंस के हिसाब से लागू करने का प्रयास करेंगे, कांग्रेस फिर विरोध करेगी, बोलेगी हम तो उस कॉन्फ्रेंस में थे ही नहीं। इसलिए मैकडोनाल्ड ने बोला कि यह सम्मेलन रद्द करो और अब हम लोग सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस को बुलाते हैं। कैसे बुलाएंगे? तो मैकडोनाल्ड ने इरविन को, जो भारत के गवर्नर जनरल थे, उसको बोला कि कुछ भी करो लेकिन सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में मुझको कांग्रेस चाहिए लंदन में। और तब अब इरविन की मजबूरी थी, तो इरविन ने 5 मार्च 1931 को गांधी जी के साथ एक समझौता किया है, जिसको गांधी इरविन पैक्ट कहते हैं। और इसके अंतर्गत गांधी जी की कई डिमांड्स को माना गया, जैसे कई सारे लोगों की जो जमीनें जब्त कर ली थी, जिनने टैक्स लॉ तोड़ी थी, उनकी जमीनें वापस कर दो। इरविन ने बोला ठीक है। फिर कई सारे लोग जो कि लकड़ी काट रहे थे, या हम कहें कि फॉरेस्ट लॉ वायलेट करने में पकड़ा गए थे, तो उन पे फाइन्स लगाए गए थे। तो गांधी जी ने कहा कि जिनसे फाइन आपने नहीं लिए
लगा दिया लेकिन अभी फाइन लिया नहीं, कलेक्ट नहीं किया तो छोड़ दो फाइन। इरविन ने बोला ठीक है। जो भी ऐसे पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं जो हिंसा में लिप्त नहीं उनको छोड़ दो। इरविन ने बोला ठीक है। फिर गांधी जी ने बोला भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जिनकी फांसी की डेट 23 मार्च 1931 है तो आप उनको फांसी ना दें, लेकिन इरविन ने मना कर दिया। इरविन ने बोला कि नहीं, उनने एक सरकारी अधिकारी सॉन्डर्स की हत्या की और अगर हमने उनको छोड़ा तो गलत संदेश जाएगा जितने भी सरकारी लोग हैं कि देखो हमको कोई मार दिया और उसको कोई सजा भी नहीं हुई। तो इरविन ने यहां मना कर दिया। तो अब गांधी जी ने जब देखा कि इरविन यहां पे अटल है, वो मना कर रहा है, मान नहीं रहा है ये मांग, तो फिर गांधी जी ने बोला ठीक है भाई अब क्या कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में गांधी जी कन्विंस हुए कि वो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जाएंगे लंदन। ठीक है, तो ये पैक्ट था 1931 का। आगे बढ़ते हैं। कौन सा औद्योगिक नीति वक्तव्य 1980 का सामाजिक आर्थिक उद्देश्य नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सोशियो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट 1980। ये क्वेश्चन दिखने में आपको टफ लगेगा लेकिन ये बहुत इजी क्वेश्चन इसलिए है, कॉमन सेंस यहां पे यूज करना था। अगर आप ऑप्शंस पढ़ते तो भी बन जाता। अब स्टेटमेंट है 1980 की। अब आप जानते हो कि बच्चे 1991 में हमारे यहां पर रिफॉर्म्स आए थे और जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए थे, एलपीजी रिफॉर्म्स, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, सुना होगा आपने, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, वहां पे हमने अपने मार्केट्स को दुनिया के लिए खोला। उससे पहले हम लोग एक क्लोज्ड इकोनॉमी की तरह काम कर रहे थे, बहुत रेस्ट्रिक्शंस थे, लाइसेंस राज था और विदेशी निवेशक ना हम में इंटरेस्टेड थे, ना हम भी नहीं चाह रहे थे कि वो आए। ऐसी स्थिति में यहां पे एक ही वो पॉइंट है जो कि 1991 के बाद वाला है, बाकी जो है तो वो पहले के हैं। तो कुल मिला के जैसे हायर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ये था, प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज ये भी था, कंज्यूमर प्रोटेक्शन अगेंस्ट हाई प्राइसेस एंड बैड क्वालिटी ये भी 1980 में था। लेकिन ये नहीं भी पता होता आपको तो भी आपसे बन जाता, क्योंकि देखो लास्ट स्टेटमेंट क्या है, अधिकतम प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति देना। क्या ये 1980 में दी होगी? नहीं दी होगी ना, ये तो 1991 के बाद की कहानी है। तो कुल मिला के बच्चे यही हमारा सही जवाब है कि ये 1980 में नहीं था। और 1991 के जो एलपीजी रिफॉर्म्स थे तो बच्चे उस टाइम पे प्रधानमंत्री भारत के कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव। तो पीवी नरसिम्हा राव ये सही जवाब है, ये प्रधानमंत्री थे। और फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? मनमोहन सिंह साहब। ठीक है, तो मनमोहन सिंह साहब ये प्रधानमंत्री के वित्त मंत्री थे, यानी फाइनेंस मिनिस्टर थे। ठीक है, चलो एक सामान्य, तो जो साइंस के क्वेश्चन है साइंस के एक्सपर्ट फैकल्टी डील करेंगे। पियदसी नाम निम्नलिखित मौर्य राजाओं में से किसके साथ जुड़ा हुआ है? जब हम लोग ये शब्द बोलते हैं पियदसी, अगेन बहुत सिंपल सा ये क्वेश्चन, अशोक इसका सही जवाब। अब देखो जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री मोदी जी मन की बात करते हैं और अपने लोगों से कम्युनिकेट करते हैं कि ठीक है भाई, सोशल मीडिया के माध्यम से, टेलीविजन से, रेडियो से, कि मैं ये सोचता हूं, मेरे ये विचार हैं, उसी प्रकार अशोक पिलर्स पर लिखवा देता था, गुफाओं में लिखवा देता था, चट्टानों में चीजें लिखवा देता था। इसको बोलते हैं अशोक के शिलालेख, अशोक के इंस्क्रिप्शंस। और हमको उसके कुछ इंस्क्रिप्शंस पे से पियदसी शब्द मिलता है। और पियदसी का मतलब है बिलव्ड ऑफ दी गॉड्स, यानी जो फेवरेट ऑफ गॉड्स हो, ईश्वर का प्रिय हो। तो ये अशोक के लिए शब्द का इस्तेमाल किया गया है। बात करें अशोक की तो साल 273 ईसा पूर्व में अशोक राजा बनते हैं, लेकिन पहले 4 साल उनकी भाइयों से लड़ाइयां चलती रहती हैं और उनका जो फाइनल कोरोनेशन होता है, कोरोनेशन मतलब ताजपोशी, मुकुट पहनना, तो ये जो कोरोनेशन है ये होता है बच्चे 4 साल बाद। कब? 269 ईसा पूर्व। ठीक है, तो ये मुकुट पहनाया गया। अच्छा, एक और जीवन का इंपॉर्टेंट इवेंट है कलिंग युद्ध। कभी भी ईयर पूछ लेगा आपसे कि कलिंग वॉर का ईयर बताओ, तो 261 ईसा पूर्व। फिर आपको मालूम है यहाँ पे हृदय परिवर्तन हुआ, वॉर की पॉलिसी छोड़ दी, पीस लविंग हो गए, बुद्धिज्म अपनाया। आगे चल के अपने बेटे जिनका नाम था महेंद्र और बेटी जिनका नाम है संघमित्रा, उनको श्रीलंका भेजा। क्यों भेजा? फॉर प्रोपोगेशन ऑफ बुद्धिज्म। सही है, तो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने। अच्छा, इसके अलावा एक बार लुम्बिनी भी विजिट करने गए थे। कहां गए थे? लुम्बिनी विजिट करने गए थे। लुम्बिनी बर्थ प्लेस ऑफ गौतम बुद्ध, जहां जन्म हुआ गौतम बुद्ध का, और वहां के लोगों पर टैक्स 1/8 कर दिया। वैसे जो टैक्स लेते थे 1/6 होता था। ठीक है, मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल 100 का 6वां हिस्सा मान लो कि अगर कोई 100 किलो गेहूं उगा रहा है लुम्बिनी के अलावा बाकी उसके एम्पायर में, तो उससे 100/6 हिस्सा लिया जाएगा टैक्स। लेकिन लुम्बिनी के लोगों पर रिलैक्सेशन था, 1/8 है, यानी 100 किलो अगर लुम्बिनी का कोई किसान उगा रहा है तो 100/8 जो फिगर बनेगा सिर्फ उतना ही देना पड़ेगा, यानी कम टैक्स देना पड़ेगा। चलिए
मन्नार की खाड़ी कहां स्थित है? बहुत बहुत इजी क्वेश्चन, मैंने कहा ना वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट ऑफ शिफ्ट्स। अब बस यहां पे कुछ बच्चों ने सिली मिस्टेक ऐसी कर दी, ऑप्शन में देखो क्या है, ऑप्शन में था कि गल्फ ऑफ मन्नार कहां पे है? साउथ ईस्टर्न टिप ऑफ इंडिया, तो देखो चारों में है तो इसमें तो कोई विवाद की बात नहीं है। क्या सदर्न कोस्ट ऑफ श्रीलंका है? नहीं, या तो नॉर्थ होगा या नॉर्थ वेस्ट होगा, यही कंफ्यूजन वाली बात है बच्चों में, या वेस्ट होगा, ये दो तीन चीजें थी जो कंफ्यूजन वाली थी। तो सदर्न ईस्टर्न तो आप एलिमिनेट कर दो, क्योंकि ये तो श्रीलंका के सदर्न और ईस्टर्न में तो कोई मतलब नहीं है ना। तो यहां पे है ना, ये है ना गल्फ ऑफ मन्नार। अब देखो भाई, अब देखो कंफ्यूजन कहां था। गल्फ ऑफ मन्नार क्या साउथ ईस्टर्न टिप ऑफ इंडिया और नॉर्थ वेस्टर्न कोस्ट ऑफ श्रीलंका पे है? तो साउथ ईस्टर्न टिप ऑफ इंडिया और क्या नॉर्थ वेस्टर्न कोस्ट ऑफ श्रीलंका? तो कुछ बच्चे जल्दबाजी में ये टिक कर दिए, जो गलत जवाब क्यों है? क्योंकि बेटा वो आपसे पाक स्ट्रेट थोड़ी ना पूछ रहा है, वो गल्फ ऑफ मन्नार पूछ रहा है। अगर वो पाक स्ट्रेट पूछता तो ठीक है, एक बार आप बताते कि नॉर्थ वेस्ट ऑफ श्रीलंका और साउथ ईस्टर्न टिप ऑफ इंडिया, लेकिन वो पूछ कह रहा है गल्फ ऑफ मन्नार। ऐसी स्थिति में सही जवाब क्या है? साउथ ईस्टर्न टिप ऑफ इंडिया एंड वेस्टर्न कोस्ट ऑफ श्रीलंका, ठीक है, क्योंकि गल्फ ऑफ मन्नार ये है और ये श्रीलंका का वेस्टर्न कोस्ट है, इससे टच हो रहा है ना गल्फ ऑफ मन्नार, तो इसलिए सही जवाब ये था। तो थोड़ा सा ध्यान देते तो बहुत इजी क्वेश्चन है ये, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, तो डी सही जवाब। चलो, इनमें से कौन सा पौधा सर्दी और खांसी के इलाज के लिए उपयोग किया जाता है? भाई मतलब अब आप देखो ऑप्शंस और उसमें तुलसी भी है, तो कितनी बार आपने सुना होगा कि तुलसी कितने सारे मेडिसिनल प्रोडक्ट्स में होता है, वरना आज भी कई जगहों पे कि भाई खांसी हो गया, जुकाम हो गया, तुलसी का काढ़ा बना के पी लिया, ठीक है। तो कुल मिला के ये अगेन बहुत ही जनरल ऑब्जर्वेशन वाला क्वेश्चन, इसलिए मैंने कहा कि वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट शिफ्ट है। तुलसी या बच्चे इसको बेसिल भी कहते हैं, होली बेसिल इसको ये भी कहा जाता है, ठीक है, बेसिल कहा जाता है। और एक बात और बता दूं कि हाल ही में बेटा एक चीज पता चली है कि तुलसी में एक कंपाउंड है जिसका नाम है यूजनॉल। क्या नाम है? यूजनॉल। और ये यूजनॉल ना ब्रेस्ट कैंसर को ट्रीट करने में हेल्पफुल है। तो हो सकता है कभी इस तरीके की कोई बात आ जाए कि कौन सा कंपाउंड है, तो यूजनॉल, और ये ब्रेस्ट कैंसर को, स्तन कैंसर को ठीक करने की दिशा में एक इंपॉर्टेंट डिस्कवरी मानी जा रही है इसका प्रयोग करके। तो अभी इंडियंस को तो वैसे भी सालों से मालूम है तुलसी में बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? स्पोर्ट्स का एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। जब हम बात करते हैं बैडमिंटन चैंपियनशिप की, तो वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप बहुत बड़ा टूर्नामेंट है और इसकी मेजबानी 2026 में भारत करने वाला है। तो ये तो देखो बात ऐसी है कि जब इंडिया एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट को होस्ट करने वाला है तो ये बड़ी एक्सपेक्टेड चीज होती है जो कि कभी भी आ सकती है। बात करें वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप की, तो इसे BWF वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप कहते हैं क्योंकि इसको ऑर्गेनाइज करता है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। तो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन जैसे ICC क्रिकेट, फीफा फुटबॉल, वैसे ही BWF ऑर्गेनाइज करता है अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट्स। BWF की स्थापना कब हुई? भाई आप ये तो पढ़ लेते हो कि ठीक है ICC की स्थापना 1909, BCCI की स्थापना 1928, लेकिन क्वेश्चन टेनिस, बैडमिंटन, इनके भी जो फेडरेशन है ये भी कभी भी पूछ लेता है। तो ये बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की स्थापना 1934 में हुई और इसका हेडक्वार्टर कुआलालंपुर, जो मलेशिया की राजधानी है। मैं फिर बोलता हूं, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की स्थापना 1934 और इसका हेडक्वार्टर कुआलालंपुर, मलेशिया। और यह है आपके सामने 2026 में जो इंडिया में आयोजित होगा। अब देखो जब आप प्रश्न दे रहे हो, प्रश्न का जवाब दे रहे हो जिस साल, तो उसका 1-2 ईयर्स प्लस माइनस कभी भी आ जाता है। अब यहां पे 2025 का जो ऑर्गेनाइज्ड हुआ टूर्नामेंट, तो वो पेरिस फ्रांस में हुआ। हो सकता है आपसे ये भी पूछ ले 2026 में इंडिया में होगा, वो तो ठीक है, लेकिन 2025 पेरिस फ्रांस ये आयोजित हो चुका है और ये भी 1-2 साल तक इंपॉर्टेंट डेटा रहेगा, तो ये भी दिमाग में रखना, ठीक है। तो ये एनुअली हेल्ड होता है, हर साल होता है, लेकिन जिस वर्ष ओलंपिक होता है उस साल ये टूर्नामेंट नहीं होता। कौन सा? वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप हर साल होता है, लेकिन जिस साल ओलंपिक्स होंगे, समर ओलंपिक्स, जैसे 2024 पेरिस ओलंपिक्स था, तो देखो 2024 में नहीं हुआ ये बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप, लेकिन 25 में हुआ पेरिस फ्रांस और 26 में आपका इंडिया। चलो 2009 का जो एडिशन था वो भी इंडिया में हैदराबाद में हुआ था, तो इंडिया यानी दूसरी बार होस्ट करेगा 26 में, एक बार 2009 और एक बार 26। और बात करें हम लोग इंपॉर्टेंट बैडमिंटन प्लेयर्स की, तो आप जानते हैं बच्चे PV सिंधु या PV संधु। इसके अलावा बात करें
तो साइना नेहवाल और किदाम्बी श्रीकांत, ये भी इंपॉर्टेंट नाम है, किदाम्बी श्रीकांत। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नेम्स हैं, इनको बिल्कुल मिस आउट मत करना। चलो, किदाम्बी श्रीकांत साहब, तो ये बैडमिंटन के इंडिया के इंपॉर्टेंट प्लेयर्स। बात करें राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, है कि नहीं, इजी शिफ्ट। तो भाई 12। तो आर्टिकल 80 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है कि राज्यसभा में मैक्सिमम लोग कितने हो सकते हैं, 250। ये मैक्सिमम लोग हैं 250। वैसे तो अभी 245 है, लेकिन मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 250। और 12 लोग, यही आर्टिकल कहता है 12 लोग राष्ट्रपति नॉमिनेट कर सकते हैं। कौन कौन से फील्ड से, लिटरेचर के फील्ड से नॉमिनेट कर सकते हैं, ठीक है, आर्ट के फील्ड से, कला के फील्ड से, तो साहित्य, कला, इसके अलावा साइंस, और इसके अलावा सोशल सर्विस। तो ये 4 फील्ड दिमाग में रखें। तो इन 4 में से कोई व्यक्ति हो सकता है जो नॉमिनेटेड मेंबर है। तो लिटरेचर, आर्ट, साइंस और सोशल सर्विस, आर्टिकल 80। चलिए आगे बढ़े। निम्नलिखित में से किसने हंगरी के ब्यूडापेस्ट में आयोजित 2021 विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। अब ये वो क्वेश्चन है कि वही हम बात कर रहे हैं कि आलोचना जहां पे एसएससी की बहुत बार हो गई कि आपने 2024 की शिफ्ट में 3-3 साल पुराना करंट अफेयर्स पूछ रहे हो। रेयरली कोई बच्चा होगा जिसको ये बात मालूम होगी, क्योंकि 2021 का करंट अफेयर 2024 में, और 21 में भी आपने कोई बहुत ही ज्यादा फेमस कोई घटना नहीं पूछ ली कि भाई कोविड वेव 2021 में कौन से महीनों में आई, फिर भी एक बार बच्चा जवाब देगा। भाई आप पूछ रहे हो बिल्कुल ही मतलब जो बच्चे भूल जाएं ऐसी चीज अगर किसी ने पढ़ी भी होगी। तो कुल मिला के बच्चे इसका जवाब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। वो तो ठीक है, प्रिया मलिक इसका जवाब है, ये इंपॉर्टेंट बात नहीं, क्योंकि आपसे ये तो नहीं पूछने वाला वो। बात यह है कि क्या सर हमको एनालिसिस क्या लेके जाना है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से। तो हमको ये समझना है कि करंट अफेयर्स 1.5 से 2 साल का मैक्सिमम पढ़ना है, उससे पुराना नहीं पढ़ना। सर लेकिन ये तो क्वेश्चन पुराना है, तो आप क्यों मना कर रहे हो? इसलिए क्योंकि साल 2024 एक ऐसा साल था कि जहां पे 3-4 साल पुराने करंट अफेयर पूछे गए। लेकिन जब आप पीवाईक्यू लगाते हो 5 साल के, तब आप देखते हो कि ये कोई जनरल ट्रेंड नहीं है। तो एक बार अगर ऐसा हो गया किसी साल में, तो इसका ये मतलब नहीं कि हम जनरल ट्रेंड मान लें। दूसरी बात, बच्चे 3-4 साल पुराने करंट अफेयर्स को पढ़ना इतना मेहनत का काम है कि उतने समय में आप कुछ दूसरा सब्जेक्ट में ज्यादा अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हो। और करंट अफेयर में कोई गारंटी भी नहीं है ना कि आपने पढ़ भी लिए 3-4 साल पुराने, तो वहां से क्वेश्चन जो आपने पढ़ा वो आ ही जाएगा, और जो आया है वो आपसे बनी जाएगा। बहुत इफ और बट है, अनसर्टेनिटी ज्यादा है, इन्वेस्टमेंट टू बेनिफिट रेशियो ज्यादा नहीं है। इसलिए 1-1.5 साल, मैक्सिमम 2 साल का करंट अफेयर, उससे पीछे मत जाना। चलो, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए T20 महिला विश्व कप 2023 के सेमीफाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच कौन थी? ये क्वेश्चन जेन्युइन है, क्योंकि आप 2024 में 2023 का करंट अफेयर पूछ रहे हो, तो भाई ये तो आपका हक बनता है। चलो, तो अब क्या हुआ, T20 महिला वर्ल्ड कप की बात हो रही है, और T20 वुमेन्स वर्ल्ड कप में जो 2023 में आयोजित हुआ था, उसमें हम देखते हैं कि जो एशले गार्डनर, ये ऑस्ट्रेलियन फीमेल क्रिकेटर हैं, तो इनने बहुत अच्छा प्रदर्शन, इसकी वजह से ही इनको मिला है बच्चे क्या, मैन ऑफ द मैच, या मैं कहूं प्लेयर ऑफ द मैच, सॉरी। तो प्लेयर ऑफ द मैच इनको मिला क्योंकि इनने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। अब हम लोग बात करते हैं 2023 में जो T20 वर्ल्ड कप महिलाओं का हुआ था, तो साउथ अफ्रीका में आयोजित हुआ था। जीती कौन? ऑस्ट्रेलिया जीती, तभी तो एशले गार्डनर ने अच्छा भी किया है ना। अच्छा, और साउथ अफ्रीका हार गई, तो साउथ अफ्रीका में ही हुआ, साउथ अफ्रीका ही हार गई, ऑस्ट्रेलिया जीती। लेकिन ये तो हो गई 23 की बात। आपके जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से ज्यादा काम का है वो है 24 और फिर 26। 24 में बच्चे यूएई में T20 महिला वर्ल्ड कप हुआ, और यहां पे जीतने वाली टीम रही न्यूजीलैंड। मैं आपको ये बता दूं कि बेटा अमेलिया केर, ये नाम दिमाग में रखना, क्योंकि बहुत सुर्खियां इन्होंने बटोरी थी। प्लेयर ऑफ द फाइनल मैच रही, न्यूजीलैंड को फाइनल में बहुत अच्छा स्थिति में लाई। ना सिर्फ प्लेयर ऑफ द फाइनल मैच, बल्कि प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी फिर इनको घोषित किया गया। तो प्लेयर ऑफ द फाइनल मैच भी है और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी है, सोचो। तो अमेलिया केर, ये न्यूजीलैंड की खिलाड़ी, तो न्यूजीलैंड की जीत में 2024 में इनकी बहुत अहम भूमिका रही, ये दिमाग में रखना। तो जैसे एशले गार्डनर आ गया, वैसे ये भी आ सकती हैं। अगली बात करते हैं, 2026 में कहां आयोजित होगा? इंग्लैंड वेल्स। तो इसमें तो अभी समय है, बस इसमें आपका वेन्यू दिमाग में रखना है। तो 2024 यूएई, न्यूजीलैंड जीता। अच्छा, हारा कौन है? तो बच्चे साउथ अफ्रीका फिर हार गई। साउथ अफ्रीका पता नहीं क्यों हार जाती है, मेंस वाली टीम भी हार जाती है और फीमेल वाली भी हार जाती है, इनको चोकर्स बोलते हैं, पता नहीं क्यों नहीं जीत पाते। एनीवेज, तो साउथ अफ्रीका पहले भी हार गई,
कब? 23 में, और 24 में भी हार गई। और जीती कौन 24 में? न्यूजीलैंड, अमेलिया केयर। और 26 में कहां पर होगा? इंग्लैंड। चलो, तो जो साइंस के क्वेश्चन है, साइंस के एक्सपर्ट फैकल्टी देखेंगे। तेरा ताली लोक नृत्य मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? जब हम लोग बोलते हैं बेटा तेरा ताली, तो राजस्थान का एक बड़ा फेमस फोक डांस है, लोक नृत्य है। यहां पर मैं आपको दिखाता हूं। इस लोक नृत्य में हम देखते हैं कि जो रामदेव पीर बाबा हैं, एक पतंजलि वाले रामदेव बाबा नहीं, एक रामदेव पीर बाबा हैं भाई, बहुत ही रिस्पेक्टेड, बहुत ही मान्य उस क्षेत्र में। तो रामदेव पीर बाबा के जो भक्त होते हैं वो तेरा ताली डांस करते हैं। और इसमें आप देख पा रहे होंगे कि हाथों में, है ना, कितने सारे मंजीरे पहने जाते हैं, मंजीरा कहते हैं जो हाथ में पहनते हैं। तो ये तेरा ताली नृत्य की एक झलक है। बात करें राजस्थान के और फोक डांसेस की, तो आप देखोगे कालबेलिया, जिसे क्या कहते हैं? सपेरा डांस भी कहते हैं ना, सपेरा डांस भी कहते हैं इसे, स्नेक चार्मर डांस, कालबेलिया बहुत फेमस डांस है। फिर गैर, तेरा ताली, तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हो। पहले मैं एक बार नाम लेता हूं, कालबेलिया, गैर, तेरा ताली, कच्ची घोड़ी, चरी, कठपुतली, बड़ा फेमस। अब देखो, कालबेलिया डांस राजस्थान का वैसे ही बहुत फेमस है। और देखो, ठीक है, तो गैर, तो राजस्थान में कुछ ऐसी बात नहीं होती कि गैरपन नहीं है राजस्थान के लोगों में, ऐसा याद रखो। राजस्थान के लोगों में कोई गैरपन नहीं होता कि तेरा मेरा, ना ना ना, तो गैरपन नहीं होता कि वो तेरा मेरा करे। तो तेरा से तेरा ताली और गैर से गैर। राजस्थान में चलता है वैसे तो ऊंट, लेकिन एक डांस है उनका बड़ा फेमस, कच्ची घोड़ी। तो वैसे वहां पे फेमस है ऊंट, लेकिन डांस है कच्ची घोड़ी। और घोड़ा क्या खाएगा या घोड़ी क्या खाएगी? चारा, तो चरी, ये भी कर सकती हो। तो भाई कुल मिला के कालबेलिया, गैर, तेरा ताली, कच्ची घोड़ी, चरी, कठपुतली, ये भी बहुत फेमस है। इसके अलावा ये भी है आपके सामने, लेकिन जो बहुत फेमस वाले हैं वो मैंने यहां पर लिख दिए, ठीक है। इसके अलावा घूमर भी है ना, तो घूमर भी एक बड़ा फेमस नृत्य है। चलिए आइए आगे बढ़े। भारत में विशेष रूप से केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में प्री मानसून बारिश की घटना का वर्णन के लिए बोलचाल का शब्द कौन सा है? अब देखो, ये एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है, बहुत ही बेसिक सा ये बात है। अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी हो या ज्योग्राफी बेसिक भी पढ़ी हो तो भी आप ये सुनते हो। अप्रैल महीने में अप्रैल शावर्स होते हैं, इनको समर शावर्स भी कहते हैं। वैसे तो हमारे यहाँ पर बारिश कब आती है? हम बोलते हैं कि चलो जून से स्टार्टिंग हो जाती है, जून जुलाई से। लेकिन अप्रैल शावर्स या समर शावर्स, जाहिर सी बात है ये समर सीजन में हो रहे हैं, मेन मॉनसून के आने से पहले। और ये कोई इंटेंस रेन नहीं है, क्या है? शावर्स है, हल्की बारिश है। और ये मैंगो के कल्टीवेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही फायदेमंद होता है आम के उगने के लिए। तो इसको हम लोग कहते हैं क्या? तो मैंगो शावर, ठीक है। चल आओ आगे बढ़े। यहां पे मैंने लिख दिया अप्रैल शावर्स भी इनको कहते हैं, अप्रैल शावर या समर शावर। चल आगे बढ़े। संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार विजेता सुलोचना चव्हाण प्रसिद्ध थी। अब ये क्वेश्चन देखने में स्टैटिक जीके का लगता है, लेकिन ये करंट का ज्यादा है। पता है क्यों? अब बात यह है कि बेटा जो वहां पे जिनके बारे में बात हो रही है, सुलोचना चव्हाण, उनकी मृत्यु दिसंबर 2022 में हुई थी। कब हुई थी? दिसंबर 2022 में हुई थी। उसी साल उन्हें मिला था पद्मश्री पुरस्कार। तो देखो, दो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन वहां से वैसे निकल रहे हैं। एक तो कि भाई पद्मश्री सम्मान मिला है 2022 में किसी को, और उसी आर्टिस्ट की उसी साल डेथ हो रही है। तो बिल्कुल एक्सपेक्टेड था कि ये आ सकता है प्रश्न। नाम क्या है बच्चे? तो नाम है सुलोचना चव्हाण। अभी जो सुलोचना चौहान या सुलोचना चव्हाण है, तो ये लावणी सिंगर है। लावणी आपने सुना होगा, महाराष्ट्र का एक फोक डांस है। तो ये डांस नहीं करती, ये सिंगर है, मतलब लावणी सॉन्ग्स गाती है, ठीक है भाई, गाती थी, अब तो मृत्यु हो गई। तो पद्मश्री सम्मान इन्हें मिला। इनको क्वीन ऑफ लावणी बोलते हैं। तो कुल मिला के बच्चे यहां पे देखें, सही जवाब क्या हो गया? लावणी। चलो आगे बढ़े। निम्नलिखित में से कौन सा फूल का घटक नहीं है? तो जो साइंस के क्वेश्चन है वो साइंस के एक्सपर्ट फैकल्टी डील करेंगे। ओडिशा के पुरी का रथ यात्रा उत्सव किस देवता को समर्पित है? वेरी वेरी इजी क्वेश्चन बच्चे, कि मतलब सिर्फ जनरली इंडिया में कुछ साल बिता ही लो तो ये भी बातें तब आप सुन लेते हो। तो भगवान जगन्नाथ पुरी, नाम ही है ना जगन्नाथ पुरी। तो अगर आपको ये कहानी नहीं मालूम तो सुनिए। कहानी ऐसी है कि एक बार श्री कृष्ण और उनके बड़े भाई बलराम, तो उनकी बहन सुभद्रा जी ने एक बार क्या बोला अपने भाइयों से कि मुझे ना रथ पे घूमना है और शहर देखना है। तो फिर ऐसी स्थिति में श्री कृष्ण और उनके बड़े भाई रथ में अपनी बहन की इच्छा पूरी करने के लिए उनको शहर घुमा दिए। फिर तब से ये प्रथा बन गई।
तो फिर अब जब हम बात करते हैं जगन्नाथपुरी यात्रा, तो यहां पे हम देखते हैं कि श्री कृष्ण, उनकी बहन सुभद्रा और बड़े भाई बलभद्र, तो ये इनकी रथ यात्रा निकाली जाती है। ये यात्रा शुरू होती है जगन्नाथ मंदिर से। तो जगन्नाथ विष्णु जी श्री कृष्ण का ही रूप है, ठीक है। तो ये यात्रा कहां से शुरू होती है? जगन्नाथ मंदिर से। और फिर ये यात्रा, ये जो रथ में तीनों देवी देवताओं को बिठा के कहां ले जाते हैं? गुंडिचा मंदिर। इसलिए इस यात्रा को गुंडिचा यात्रा भी कहते हैं, क्योंकि जगन्नाथ मंदिर से गुंडिचा मंदिर, ठीक है। फिर 9 दिन वहीं पे रुकते हैं देवी देवता। फिर गुंडिचा मंदिर से वापस जब आएंगे जगन्नाथ मंदिर की तरफ, तो बीच में मौसी मां मंदिर पड़ता है, वहां पे भी रुकते हैं। तो मान्यता यह है कि मतलब अपने मौसी के यहां पे रुकते हैं देवी देवता लोग, तो मौसी मां मंदिर। तो शुरुआत जगन्नाथ टेम्पल से की, फिर गुंडिचा मंदिर गए, 9 दिन रुके, और फिर वापसी में जब जगन्नाथ मंदिर वापस आएंगे तो बीच में मौसी मां टेम्पल होते हुए आएंगे। इसी दौरान एक भोग भी लगता है। भोग किसका? तो पोडा पीठा। तो ये एक क्या है? पोडा पीठा। ये एक स्वीट है जिसका भोग लगाया जाता है देवी देवताओं को, और उसके बाद फिर सब लोग खाते हैं भक्त। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा सरकार के लिए गैर कर राजस्व स्रोत का उदाहरण है? अब देखो बच्चे, ये इतना इजी क्वेश्चन है कि मतलब इसमें आपको दिमाग नहीं लगाना था, बस अगर ऑप्शन ही पढ़ लेते तो भी बन जाता। क्वेश्चन बोलता है नॉन टैक्स रेवेन्यू। अब देखो यहां पे 3 ऑप्शन में टैक्स 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 आ रहा है, और एक है फीस और फाइन। मतलब ये इतना इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें से कौन सा नॉन टैक्स रेवेन्यू सोर्स है। 3 में टैक्स लिख दिया उसने और एक ऐसी दे दिया। अब जाहिर सी बात है भाई, वैल्यू एडिड टैक्स या कॉर्पोरेट इनकम टैक्स, पर्सनल इनकम टैक्स, ये तो टैक्स है, टैक्स रेवेन्यू है सरकार के लिए। और फीस और फाइन्स टैक्स ही नहीं है ना, क्योंकि फीस क्या होती है? फीस तो भाई ये होती है ना कि मैं कोई सर्विस यूज कर रहा हूं तो मुझे पेमेंट करना पड़ेगा, तो वो फीस होती है। फीस और टैक्स में फर्क होता है। टैक्स तो कंपलसरी है, फीस तभी देनी होती है जब मैं फैसिलिटी यूज कर रहा हूं। जैसे पार्किंग फीस, जैसे एक मॉल है, अब मैं उस मॉल में पैदल जा रहा हूं तो मुझे कोई पार्किंग फीस नहीं देनी है। लेकिन अगर मैं कार से जा रहा हूं, कार पार्क कर रहा हूं, तो मुझे फीस देनी पड़ेगी। तो क्योंकि मैंने एक सर्विस यूज की है, तो फीस तो सब जब सर्विस यूज करते हैं तब देना होता है। और टैक्स तो आपको मालूम है कि कंपलसरी है। तो ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। इनमें से कौन सी फसल भारत में जायद के मौसम में नहीं उगाई जाती? और बेटा आप ऑप्शन देखो, कौन सा जायद सीजन का क्रॉप नहीं है। और उसने ऑप्शन में थोड़ा अगर वो टफ भी बनाना चाहते तो बनाते, क्या डाल दिया? राइस। अब ये तो सबको ही मालूम है कि भाई राइस क्या है? खरीफ क्रॉप है। मतलब आप खरीफ क्रॉप समझते होंगे, नहीं तो मैं तो अभी बताने ही वाला हूं, लेकिन इतना इजी शिफ्ट आया था ये कि मैं क्या ही बताऊं। खरीफ की बात करें तो हम बात करते हैं खरीफ क्रॉप्स को मॉनसून क्रॉप्स भी बोलते हैं, क्योंकि इन फसलों को कब सो किया जाता है? सोइंग सीजन क्या है? कब बोया जाता है? तो हम देखते हैं कि जून जुलाई में इसको सो किया जाता है इन क्रॉप्स को। और बेटा कब हार्वेस्ट किया जाता है? कटाई कब होती है? तो हम देखते हैं कि सितंबर अक्टूबर, ठीक है। तो सितंबर अक्टूबर के टाइम पे कटाई होती है। ये हो गए खरीफ। फिर हम बात करते हैं राबी। तो जो रबी है, तो यहां पे हम देखते हैं अक्टूबर नवंबर। तो अक्टूबर नवंबर में सोइंग होती है, ठीक है। सोइंग हो गई, बोए गए क्रॉप्स। और हार्वेस्टिंग कब होगी? फरवरी मार्च में हार्वेस्टिंग होगी। उसके बाद क्या आएगा? तो जायद आएगा ना, जायद या जैद। तो यहां पे हम क्या बोलते हैं कि ये समर क्रॉप्स हैं बच्चे, ये समर क्रॉप्स हैं, क्योंकि इनके जब आप महीने देखते हो तो क्या है महीने? तो हम देखते हैं वही मार्च, अप्रैल, मई, जून, तो ये वाले महीने हैं, ठीक है। अब यहां पे फेमस क्रॉप्स की बात करें जायद की, तो मस्क मेलन, वाटरमेलन, कुकुम्बर। इनके अलावा जायद में आप और क्या ऐड कर सकते हो? पंपकिन ऐड कर सकते हो, कद्दू, पंपकिन। इसके अलावा करेला यानी बिटर गार्ड, ठीक है भाई, तो बिटर गार्ड ऐड कर सकते हो, करेला बोलते हैं ना जिसे। तो ये भी क्या है? तो बच्चे ये भी जायद क्रॉप्स हैं। और राइस तो खरीफ है ही। चलो, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान के किस रूप में वर्णित किया है? डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर डिस्क्राइब्ड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एज डैश ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये भी कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। क्योंकि आप देखो, आइडेंटिटी कार्ड, संविधान का पहचान पत्र किसने कहा था? तो N.A. पालकी वाला। तो N.A. पालकी वाला, तो बेटा N.A. पालकी वाला, इन्होंने प्रियम्बल को, जो प्रस्तावना है, उसको कहा था क्या? संविधान का आइडेंटिटी कार्ड। कि भाई ये आप पढ़ लोगे प्रियम्बल तो आपको पता चल जाएगा कि संविधान में क्या बात है। जैसे किसी व्यक्ति का आइडेंटिटी कार्ड पढ़ने से पता चल जाता है ना कि उसके बारे में बेसिक बात है, तो वैसे ही हमारा देश कैसा है, संविधान कैसा है, वो प्रियम्बल पढ़ के पता चल जाएगा। तो N.A. पालकी वाला ने कहा था।
फिर संविधान का सबसे अनमोल हिस्सा, ये अगेन प्रियम्बल के लिए शब्द का इस्तेमाल है ठाकुर दास भार्गव जी के द्वारा। तो ठाकुर दास भार्गव जी ने ये बात कही थी प्रियम्बल के लिए, ठीक है। तो प्रस्तावना के लिए ये बात कही थी ठाकुर दास भार्गव साहब ने। और बात करते हैं संविधान की आत्मा, ऐसा तो नहीं कहा गया। संविधान की एक नवीन विशेषता ये है डीपीएसपी के लिए इस्तेमाल किया गया, और बी आर अंबेडकर ने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के लिए ये शब्द का इस्तेमाल किया था कि एक नई चीज हम डाल रहे हैं कि राज्य को लंबे समय में जब कोई कानून बनाना हो तो राज्य कोशिश करे कि वो नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू कर पाए। तो डीपीएसपी तो ये बी आर अंबेडकर जी ने ही कहा है, ठीक है भाई, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। तो यही इस प्रश्न का सही जवाब है। डीपीएसपी की बात करें, आर्टिकल 36 से 51 में मौजूद है। कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट कौन सा है? 4। कहां से लिया है हमने? आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन ने खुद कहां से लिया है? इनने स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से कॉपी किया है। तो ये सब बड़ा फैक्चुअल डेटा होता है। स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से इनने कॉपी किया, आयरिश से हमने उठा लिया, ठीक है। पार्ट 4 36 से 51। चलो आगे बढ़े। अनुच्छेद 123 के अनुसार अध्यादेश बनाने की शक्ति सबसे महत्वपूर्ण विधायी शक्ति है, ठीक बात है। अच्छा, किसके पास है? अगेन बहुत इजी क्वेश्चन, मतलब मैंने जितनी भी शिफ्ट करवाई ना अभी तक एनालिसिस, उनमें सबसे ज्यादा इजी यही थी। कुछ तो बहुत टफ भी थी, लेकिन ये बहुत इजी थी। तो ये तो एसएससी को देखना है कि भाई ऐसा ना करे, एक सेम स्तर रखे। 1 2 3 में हम क्या बोलते हैं? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का अध्यादेश लागू करने का शक्ति, अध्यादेश ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। और अगर सेम मैं कह दूं 2 1 3, तो बेटा ये क्या है? गवर्नर। गवर्नर का, राज्यपाल का ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। ऑर्डिनेंस आप समझते हैं कि भाई जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, लेकिन अब लगता है कि कोई लॉ लानी पड़ेगी, ऐसी स्थिति में जब तक आप पार्लियामेंट बुलाओगे तब तक तो काफी समय हो जाएगा जब तक लोग आएंगे। इसलिए प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो प्रधानमंत्री काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के रिकमेंडेशन पे अध्यादेश लागू करके कोई लॉ ला सकते हैं, जिसका सेम पावर होगा जो पार्लियामेंट के द्वारा वैसे लॉ का पावर होता है। सही बात है, तो राष्ट्रपति यहां पे सही जवाब है। चलिए आगे बढ़े। तो साइंस के क्वेश्चन, साइंस के एक्सपर्ट फैकल्टी डील करेंगे। 26 अगस्त 2021 को असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों और मजदूरों के कल्याण के लिए कौन सी योजना शुरू की गई? अब देखो ये आलोचना के तो अभी भी ये काबिल है, क्योंकि 2021 वाली बात अगेन इनने 2024 में पूछ ली, लेकिन क्योंकि ये जो उसका आंसर है ना, ये करंट अफेयर्स में भी बहुत रहता है, तो अगर आप करंट अफेयर्स एक्टिवली देखते तो ये आपसे वैसे बन जाता। ये ई श्रम पोर्टल है, सरकार ने ये क्यों बनाया ई श्रम पोर्टल? इसका जवाब ये है बच्चे, ई श्रम पोर्टल इसलिए बनाया ताकि जो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स हैं उनको, उनका जो डेटाबेस है वो एक जगह पे सरकार को मिल जाए, इसलिए ई श्रम पोर्टल बनाया। और इस एक पोर्टल में कई सारे गवर्नमेंट स्कीम्स को मेंशन किया गया है, ताकि जो लेबर क्लास है, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स भी हैं अन्य, उनको पता चल पाए कि भाई उनके हित में बहुत सारी योजनाएं सरकार चला रही है जिनको पता नहीं। इनफैक्ट हाल ही में सरकार ने एक और पोर्टल लॉन्च किया ना, भाषिनी, जो ट्रांसलेट करता है। तो अब जैसे शुरुआत में हम बात करें तो ये बहुत लिमिटेड लैंग्वेज में था ई श्रम पोर्टल, तो भाषिनी ने क्या किया है, इसको लोकल भाषाओं में ट्रांसलेट किया, क्योंकि कई बार जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में लोग होते हैं, कई बार जो लेबर्स भी होते हैं, तो वो अपनी ही लोकल भाषा जानते हैं। भाई जरूरी नहीं कि वो आपको कोई ऐसी भाषा जानते हो जिसमें आपने साइट में पूरा कंटेंट डाला है, तो इसलिए उनकी भाषा में उन तक पहुंच पाए, इसलिए भाषिनी का भी उपयोग किया जा रहा है। तो ये बहुत चर्चा में रहता है। चलो, संगीत कला आचार्य पुरस्कार 1993 से हर साल किस संगठन द्वारा इसे दिया जाता है? तो अब इसका जवाब है मद्रास म्यूजिक एकेडमी। ये मॉडरेट टू टफ स्तर का क्वेश्चन है, क्योंकि उसने ना तो संगीत नाटक अकेडमी के बारे में पूछा, बल्कि उसने क्या पूछा, संगीत कला आचार्य अवार्ड। तो ये इस पूरी शिफ्ट में एक ऐसा क्वेश्चन है जो आप मॉडरेट टू टफ स्तर का कहोगे, वरना बाकी जो क्वेश्चन है वो इजी स्तर से हैं, या आप ज्यादा में ज्यादा उसको मॉडरेट रख दोगे, लेकिन मैं तो इजी ही कहूंगा। फिर बात करें बच्चे यहाँ पे संगीत नाटक अकेडमी की बात करें, तो संगीत नाटक अकेडमी की जब हम लोग बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1952 में हुई। 1952 में संगीत नाटक अकेडमी की स्थापना हुई, लेकिन ये इसका इनॉग्रेशन हुआ था 1953 में। इनॉग्रेशन 1953 में हुआ और ऑपरेशन भी तभी शुरू हुआ, मतलब इसने काम करना 1953 में ही शुरू किया। अच्छा, इनॉग्रेशन किसने किया? तो उस समय के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब ने इसका इनॉग्रेशन किया। और पहले चेयरमैन किसको बनाया गया? तो भाई पहला चेयरमैन कौन था? ये भी कभी आ जाती है चीजें।
तो राजेंद्र प्रसाद साहब ने इसका इनॉग्रेशन किया। और जो फर्स्ट चेयरमैन है बच्चे, कौन है फर्स्ट चेयरमैन है, उनका नाम क्या है, पीवी राज मन्नार। क्या नाम है बच्चे, तो पीवी राज मन्नार ये चेयरमैन है। ठीक है, चलो आओ आगे बढ़े, आगे अगली चीज देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल में वकील थे जिसे खान ए खानन की उपाधि मिली। अगेन हिस्ट्री का बहुत इजी क्वेश्चन। तो जब हम लोग बात करते हैं, हुमायूं के एक बड़े वफादार कमांडर थे बैरम खान, और जब हुमायूं ने उनको पहले ही सौंप दी थी जिम्मेदारी कि भाई अकबर तुम्हारी जिम्मेदारी है, कभी मुझे कुछ हो जाए तो जब हुमायूं की 1556 में मृत्यु हो जाती है दीन पनाह लाइब्रेरी से गिर के, उसके बाद बैरम खान चाहते तो भाई वो मार देते अकबर को, खुद सीधे सत्ता पर काबिज हो जाते, लेकिन उनने ऐसा नहीं किया। उनने क्या किया, तो उस टाइम पर अकबर कहां मौजूद थे, 13 साल की आयु थी अकबर की, और कलानौर नाम की जगह में मौजूद थे। तो कलानौर पंजाब में उनकी ताजपोशी बैरम खान ने कर दी कि भाई अगले मुगल बादशाह कौन है, अकबर। तो कलानौर पंजाब में अकबर की ताजपोशी कर दी गई, ये बात हमको पता चल गई। लेकिन मीनवाइल दिल्ली तो खाली है क्योंकि हुमायूं की डेथ हो गई है और दिल्ली पे कोई नहीं है। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि यहां पे दिल्ली में हेमू कब्जा कर लेते हैं, और तब फिर बैरम खान अकबर की सेना लेके आगे बढ़ेंगे, हेमू अपनी सेना लेके आगे बढ़ेंगे। दोनों के बीच जो लड़ाई होगी वो कहलाता है पानीपत का दूसरा युद्ध, जो 1556 में हुआ, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। और इसमें हेमू की हार हो जाती है, तो बैरम खान का इसमें बहुत नेतृत्व होता है। तो 1556 में अकबर बन चुके हैं नए मुगल सम्राट। 1556 से 60 अकबर बैरम खान के ही नियंत्रण में रहते हैं, लेकिन अकबर को बहुत घुटन महसूस होती है क्योंकि बैरम खान हर चीज में अपना फैसला थोपते हैं। तो अकबर को ये कहीं ना कहीं लगने लगता है कि भाई बादशाह मैं हूं लेकिन पूरे फैसले ये ले रहे हैं। लेकिन मीनवाइल बैरम खान को अपना वजीर या वकील बनाना पड़ता ही है उनको, और उपाधि भी मिलती है बैरम खान को खान ए खानन या खान ए खाना। खान ए खाना का मतलब है खानों में खान, तो ये काफी बड़ी उपाधि है, खानों में खान हो आप। लेकिन फिर 1560 में अकबर बैरम खान को बोलते हैं कि भाई अब मैं अपने हिसाब से फैसले लूंगा, तो आप कोई दूसरा पद ले लो या हज पे चले जाओ। तो वो हज पे जाने के लिए रवाना होते हैं, लेकिन बैरम खान की हत्या कर दी जाती है उनके एक पुराने दुश्मन के द्वारा, अनिलवाड़ा पाटन, जो गुजरात में एक जगह है अनिलवाड़ा जिसे पाटन भी कहते हैं, वहां पे। फिर अकबर को बहुत बुरा लगता है कि अरे बैरम खान ने मुझे बड़ा भी किया है, पाला है, मेरी रक्षा की और मर गए, और मैंने ही उनको कहा था कि ठीक है भाई अब आप छोड़ दो ये पद वकील का, और मेरी वजह से मर गए। तो अकबर ने उनकी जो पत्नी है सलीमा बेगम, उनसे विवाह कर लिया। जो विधवा थी ना बैरम खान की सलीमा बेगम, उनसे विवाह कर लिया। और अकबर ने बैरम खान के और सलीमा बेगम के पुत्र अब्दुल रहमान या अब्दुल रहमान खान ए खाना को अडॉप्ट किया। मतलब नाम तो इनका अब्दुल रहमान है, बाद में इनको भी खान ए खाना की उपाधि मिलती है, इनको अडॉप्ट किया अकबर ने। ठीक है, तो ये पूरी कहानी है। बैरम खान यहाँ पे सही जवाब है। आइए आगे बढ़े। ठीक, तो यहाँ पे हमारी शिफ्ट्स का एनालिसिस, जो शिफ्ट है उसका एनालिसिस खत्म होता है। मुझे आशा है कि आपको ये एनालिसिस पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको एनालिसिस कैसी लगी और कैसे हम आपको और बेहतर तरीके से पढ़ा सकते हैं। पढ़ते रहें, सिलेक्शन लें और अपने माता पिता का नाम रोशन करें। ओके, बाय बाय, थैंक यू, टाटा, सी यू।